दोस्तों, यह कहानी रोमांटिक स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट है। प्लीज़ आप लोग कहानी सुनने के बाद लाइक ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे की कहानी हम जल्दी अपलोड कर सकें। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। जैसे ही करण ने राजेंद्र जी से अंकी के साथ हॉस्पिटल जाने की बात कही, मैगनीज पर थी सुरेखा के कान गर्म हो गए। वो टेबल पर जोर से किताब पटक करण की तरफ गुस्से से देख ऊंचे स्वर में कहती हैं, अब ये क्या नया तमाशा लगा रखा है कन्नू? तेरी बीबी ने 1 घंटे बाद हमें रिसेप्शन के लिए निकलना है और अभी से इन वक्त पर हॉस्पिटल। गोयल साहब देख लीजिए अपनी लाडली को। थोड़ी देर पहले तो बड़ी बड़ी बातों के कसीदे गढ़े जा रहे थे, मुझे रिश्ते निभाने सिखा रही थी आपकी बहू। अब क्या हुआ? घंटे भर में ही पलट गई इसकी जुबान। सुरेखा तमतमाकर कहती हैं, कान खोलकर सुन लेना करण, ये उसका ससुराल है, मायका नहीं, कि जब मर्जी हो मुंह उठाकर कहीं भी निकल जाए। समझा दे उसे अच्छे से जाकर कि वो अच्छन मित्तल की बेटी से पहले अब गोयल परिवार की बहू है और इस वक्त उसका अपने परिवार के साथ समाज के बीच खड़े रहना मायने रखता है। अकेली डॉक्टर नहीं है वो हॉस्पिटल में। अगर कोई इमरजेंसी भी है तो बाकी के डॉक्टर संभाल लेंगे, लेकिन वो रिसेप्शन छोड़कर हॉस्पिटल हरगिज नहीं जाएगी। चंद घंटे हुए हैं इस घर में दुल्हन बनकर आए और मनमानी शुरू हो गई इसकी। बोल दे अपनी बीबी को जाकर पहले घर संभालना सीखे, उसके बाद बाहर की जिम्मेदारी उठाए। शर्म आनी चाहिए तुझे, जो तू हमें यहाँ आकर ये सब बता रहा है। अरे पति है तू उसका, अपने तरीके से रोकना चाहिए तुझे उसे। सुरेखा की बात सुन करण एक नज़र गेट पर खड़ी अंकिता की तरफ देखता है और पहली बार सुरेखा के सामने आकर उनकी आंखों में आंखें डाल गहरे स्वर में कहता है, मम्मा, शर्म मुझे तब आएगी जब मैं अपनी पत्नी को उसका धर्म, उसकी ड्यूटी निभाने से रोकूंगा। इस घर की बहू और मेरी पत्नी होने से पहले वो एक डॉक्टर है। गराज उनके हॉस्पिटल जाने से 2 जिंदगियां बच सकती हैं, तो ऐसे में मैं उन्हें रोकूं? नॉट पॉसिबल। मैं इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकता मम्मी। मैं दर्द से तड़पती एक माँ और उस मासूम बच्चे का गुनाहगार नहीं बन सकता। रिसेप्शन से ज़्यादा ज़रूरी अंकिता के लिए रोशनी और उसका बेबी है, समझी आप? पहली बार करण का बेबाकी भरा स्वर और सपाट लहजा सुन सुरेखा बुरी तरह तिलमिला गई। वो व्यंग से ताली बजाते हुए धड़कते स्वर में कहती हैं, वाह बेटा वाह, बहुत खूब। बीबी को आए चंद घंटे क्या हुए, तूने आज वो कह दिया कन्नू जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। माँ की बातों को काट अपनी बीबी का पक्ष। गोयल साहब, क्या कहा था मैंने? शुरुआत है अभी। आप थोड़ी देर पहले रामायण का ख्वाब सजा रहे थे अपने राम सीता के साथ, लेकिन अफसोस आपकी बहू ने तो घर में प्रवेश करते ही महाभारत का राग छेड़ दिया। सुरेखा की व्यंग्यभरी बातों को सुन अंकिता की आंखें झिलमिला गई। करण की नज़र जैसे ही अंकिता की आंसुओं से सनी आंखों पर ठहरी, वो सुरेखा के हाथों को थाम बड़े ही विनम्र लहजे में कहते हैं, मम्मी, आप बातों का रुख गलत दिशा में घुमा रही हैं। न मैं आपको नीचा गिराने की, न आपकी बातों को काटने की कोशिश कर रहा हूँ, ना ही मैं अंकिता के पक्ष में बोल रहा हूँ, बल्कि जो आपने सिखाया है आज उस राह पर खड़ा हूँ। मैं सिर्फ सच और कर्तव्य का साथ दे रहा हूँ यार। और आप हैं कि और भारी स्वर में कहता है, आप परख कर देखिएगा अपनी बहू को। आपको उसमें राधा जैसा प्रेम, माँ सीता जैसा त्याग और शक्ति जैसी तपस्या और कर्तव्य दिखेगा। खुद महसूस करेंगी आप एक दिन अपनी बहू की अच्छाइयाँ और गुणों को उनके। करण बेचैन होकर कहता है, डॉक्टर बनना आसान नहीं है मम्मा। अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है इस पेशे में महारत हासिल करने के लिए। अरे आपको तो गर्व होना चाहिए अपनी बहू पर कि वो हर रोज़ किसी न किसी घर का चिराग जलाती है, हजारों औरतों के माँ बनने की ख्वाहिश पूरी करती है। लोग सलाम करते हैं मम्मा इन्हें, जब ये अपने हाथों में
नन्ही सी जान लेकर ओटी से बाहर आती हैं और घर के वारिस को उनके अपनों की गोद में सौंपती हैं। दिल से आशीर्वाद मिलते हैं आपकी बहू को मम्मा, और आप हैं कि बिना सोचे समझे उन पर इतना बड़ा इल्ज़ाम महाभारत जैसे शब्दों का लिबास पहना रही हैं। करण एक नज़र अंकिता पर डाल नम्र लहजे में कहता है, मेरी बीवी के डॉक्टर होने से आपकी इज्जत कम हो सकती है मम्मा, लेकिन आपके बेटे की नहीं। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं, बल्कि गर्व है मुझे अंकिता पर कि मैं इनका पति हूँ, जो न सिर्फ लोगों को ज़िंदगी और उम्मीद देती हैं, बल्कि एक औरत को उसका असली मान दिलवाती हैं। नम स्वर में कहता है सुरेखा का हाथ पकड़कर, मम्मा मेहरबानी करके वक्त जाया मत करिए, इनका हॉस्पिटल पहुंचना ज़रूरी है। रोशनी और उसका बेबी, बहुत मुश्किल भरा सफ़र रहा है उनका। करण की बात सुन अंकिता की आंखें आंसुओं से भर गई। वो कसकर अपनी आंखों को बंद कर लेती है और हॉल में सन्नाटा पसर गया। और ऊंचे स्वर सुन आरती भी घबराती हुई दरवाजे पर गुड्डा को लेकर खड़ी हो गई। राजेंद्र जी सुरेखा की ओर गुस्से से बढ़ते उससे पहले ही सुरेखा गुस्से में से तिलमिलाते हुए कहती हैं, वाह कन्नू, बहुत खूब बेटा, तू तो केसू से भी 4 कदम आगे निकला। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, अपनी बीबी के आगे माँ को नीचा दिखा रहा है ना, तो सुन ले, होगी तेरी बीबी औरतों को ज़िंदगी देने वाली, लेकिन अगर इस घर की बहू एक माँ की इज्जत छीन लेगी तो उसकी हर जीत, हर काम मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ हार है। तुझे गर्व है अपनी बीबी पर तो ठीक है कन्नू, तुझे ले अपने भ्रम में, पर याद रखना तेरी माँ किसी की परछाई में जीना नहीं जानती। ये घर अब भी मेरा है और मेरी इजाज़त के बिना इस घर की कोई कहानी पूरी नहीं होगी। सुरेखा का चेहरा इस वक्त गुस्से से तमतमा रहा था, लेकिन आँखों की नमी और शब्दों का कंपन अंकिता और राजेंद्र की नज़रों से छुप न सका। हालांकि उनकी कड़क आवाज़ से गोयल भवन की दीवारें बेशक काँप गई, लेकिन अंकिता ने उनके तीखे कटास सुन अपनी बंद आंखें खोल ली और एक नज़र करण पर डालती हैं, जो जड़वत सा बेचैन हो कभी सुरेखा को तो कभी अपनी पत्नी को देख रहा था। अंकिता अपनी नम आंखें पोंछ सुरेखा की ओर बढ़कर दृढ़ स्वर में कहती हैं, आंटी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये घर आपका है और आपका ही रहेगा। आपकी इज्जत ही मेरी इज्जत होगी। लेकिन आज एक बात भी साफ कर दूं, अगर मैं औरतों को माँ बनने का सुख देती हूँ तो वही सुख आपके जैसी हर माँ को सम्मान दिलाता है। आप बोल रहे हो मैं आपकी और इस घर की इज्जत को छीन लूँगी, तो ये आपका भ्रम है आंटी, क्योंकि मैं सपने में भी कभी अपनों की इज्जत दांव पर नहीं लगा सकती। आप चाहें तो मेरी हर जीत को अपनी हार मान लीजिए, लेकिन मैं हर बार चाहूँगी कि आपकी जीत मेरी जीत बने। मेरे लिए सबसे बड़ा गर्व डॉक्टर कहलाना ही नहीं, सुरेखा गोयल की बहू बनना है। रही घर में महाभारत छेड़ने की बात, तो आंटी, रामायण हो या महाभारत, दोनों की जड़ में एक ही बात है, धर्म और कर्तव्य। अगर मैं गलत के आगे चुप रह जाऊं तो वो अनर्थ होगा, और अगर सच्चाई का साथ दूं तो वही रामायण का धर्म युद्ध कहलाएगा। मैंने घर में कोई महाभारत नहीं छेड़ी, बस अन्याय के कुरुक्षेत्र में द्रौपदी की चुप्पी बनने से इनकार करती हूँ। अंकिता पूरे आत्मविश्वास से कहती है, जब जब बहुएं चुप रहना छोड़ती हैं ना आंटी, तभी असली रामराज की नींव रखी जाती है। अंकिता की बातें सुन सुरेखा के माथे की नसें तन गई। वो ऊंचे स्वर में कहती हैं, वाह बहू रानी वाह, इतनी बड़ी बड़ी किताबों के उदाहरण दे रही हो, जैसे कल के अवतार तुम ही बनकर आई हो। पर याद रखना मेरी एक बात, घर चलाने के लिए रामायण महाभारत नहीं, सहनशीलता और चुप्पी की लंका दहन शक्ति चाहिए। तुम कहती हो द्रौपदी की चुप्पी तोड़ दी, तो सुन लो बहू रानी, जो औरत घर की चौखट लांघकर कुरुक्षेत्र सजाने
निकले। उसके पाँवों में घर की लक्ष्मी की पायल नहीं, अहंकार की बेड़ियाँ बजती हैं। तुम खुद को धर्मयुद्ध की नायिका समझो या रामराज्य की नींव। मेरे लिए तुमने इस घर की शांति को आते ही भंग कर दिया है। और एक बात गांठ बांध लो, जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर की गद्दी पर सुरेखा गोयल का हुक्म चलेगा, ना कि तुम्हारी किताबों और भाषणों का। अब बहुत तमाशा हो गया, ये कपड़े चेंज करो और पार्टी में जाने को रेडी हो जाओ। सुरेखा की जिद और बकवास सुन अब राजेंद्र जी के माथे पर बल पड़ गए। वो उनकी ओर आकर गुस्से से दहाड़ते हुए कहते हैं, सुरेखा गोयल, बहुत सुन ली बकवास तुम्हारी। राजेंद्र जी अपना गुस्सा आगे निकालते उससे पहले ही अंकिता उनका हाथ पकड़कर कहती है, पापा, ये मेरे और आंटी के बीच का द्वंद्व है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है मेरी, प्लीज़ मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मैं आंटी को किसी भ्रम में नहीं रख सकती। उनकी शंका का, उनके सवालों का जवाब दिए बिना मैं इस घर की दहलीज को नहीं पार करूंगी। अंकिता की इल्तिजा सुन राजेंद्र जी गहरी सांस लेते हुए कहते हैं, बेटा, पत्थर पर सर मारने से आपको ही चोट लगेगी। इनके दिमाग का कोई इलाज नहीं हो सकता। अंकिता राजेंद्र जी की आंखों में दृढ़ता के साथ देख सुरेखा का हाथ पकड़ संजीदगी से कहती है, आंटी, मैं अच्छे से जानती हूँ आपका हुक्म इस घर की गद्दी है। मैं हमेशा इस घर की गद्दी का सम्मान करूँगी, लेकिन एक बात बोले बगैर नहीं रहूँगी। घर की गद्दी उसी वक्त तक टिकती है जब उसके पायों में सत्य और न्याय की मजबूती हो। मेरी बातें अहंकार की बेड़ियाँ नहीं। मैं कभी अपने कर्तव्य, अपने पैसे के साथ अन्याय नहीं करूँगी। आपके कहने से मैं आज क्या कभी नहीं रुकूंगी आंटी। मेरे लिए रिसेप्शन समाज के 4 लोगों की बातों से बढ़कर रोशनी और उसका अंश है। और उसके लिए अगर आप मुझे महाभारत जैसे शब्दों से नवाजती हैं तो भी मुझे गर्व होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है, रामायण हो या महाभारत, हर द्वंद्व उसी ने छेड़ा है जो सच और अपने कर्तव्य पर डटा है। और हार उसी के नसीब में आई आंटी जिसने सच को दबाना चाहा। अंकिता का करारा जवाब सुन सुरेखा की बोलती बंद हो गई। वहीं राजेंद्र जी अपनी बहू की समझदारी और शांत सौम्य व्यक्तित्व से प्रभावित हो करण की ओर देख मुस्कुरा उठे। करण सुरेखा के बुझे फीके पड़े चेहरे को देख सुरेखा का हाथ पकड़ शांत लहजे में कहते हैं, मम्मा, आप माँ हैं, मेरी भगवान। आज तक आपके हर हुक्म को मैंने सर झुकाकर माना है, लेकिन आज नहीं। आप बोल रहे हो अंकिता ने आते ही घर में महाभारत छेड़ दी, तो मम्मा, मैं इस महाभारत में अपनी पत्नी के साथ अर्जुन बनकर खड़ा रहूँगा। ये सिर्फ अब मेरी पत्नी नहीं मम्मा, मेरी रगों का गर्व है, मेरी सांसों का सम्मान, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत। अगर इनका सर झुका तो मेरी नहीं, आपकी परवरिश की हार होगी। करण का बेबाक जवाब सुन सुरेखा की आंखें हैरानी से फैल गई। वहीं राजेंद्र जी का सीना गर्व से चौड़ा। इधर करण की बातों को सुन अंकिता की आंखों में सुनामी आ गई। वो अपनी नज़रें झुका लेती है। आंसुओं की बूंदें उसके पैरों को तेजी से भिगो रही थी। करण की सहनशीलता, उसको खुद के प्रति इतना सम्मान देख उसकी सिसकियाँ तीव्र गति से शोर मचाती। उससे पहले उसने खुद के आंसुओं और आवाज़ को बड़ी बखूबी से दबा लिया। राजेंद्र जी उसके पास आ सर पर हाथ रख सुरेखा को गहरे स्वर में कहते हैं, सुरेखा गोयलगर, आज तुम्हें अपनी बहू की बातें महाभारत लग रही हैं न, तो इतना याद रखना, हर महाभारत के बाद ही नया धर्म स्थापन होता है। तुम्हें रामायण चाहिए ना, तो जान लो रामायण में भी लक्ष्मण रेखा तभी बनी थी जब सीता के धर्म की रक्षा करनी थी। इसलिए आज से तुम अंकिता की राह में दीवार कभी नहीं बनोगी, बल्कि इस घर की लक्ष्मण रेखा बनोगी, क्योंकि अब यही घर की इज्जत है और यही तुम्हारी असली धर्म। राजेंद्र जी का
एक बार फिर करारा प्रहार सुरेखा को भीतर तक हिला गया। वो हैरानी से अपने पति की ओर देखने लगी। होठों में कुछ बोलने की फड़कन हुई, लेकिन शब्द गले से बाहर नहीं निकले। राजेंद्र जी करण को देकर कहते हैं, कन्नू बेटा, बहू को लेकर निकलो, और जब फ्री हो अंकिता, तभी तुम घर वापस आओगे। बहू को अकेले छोड़कर तुम हॉस्पिटल से कहीं नहीं जाओगे, समझे? करण धीमे स्वर में कहता है, जी पापा, डोंट वेरी, मैं ध्यान रखूँगा। बट पापा, पायल दिशांत डेड। राजेंद्र जी गहरे स्वर में कहते हैं, तुम निकलो, मित्तल साहब से मैं खुद बात करता हूँ। रिसेप्शन में हम सब जाएंगे। अंकी बेटा, 11 बजे तक आपका इंतज़ार करेंगे। अगर रोशनी बिटिया और बच्चा दोनों स्वस्थ हों तभी आप पार्टी में शामिल होना, वरना कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है? अंकिता राजेंद्र जी के गले लग भावुक स्वर में कहती है, यस पापा, आशीर्वाद दीजिए हम इस केस को अच्छे से निपटा लें। ये समझिए हमारी डॉक्टर लाइफ का आज तक का सबसे बड़ा चैलेंज है। राजेंद्र जी उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, बेटा, अर्जुन के जैसे सिर्फ अपने लक्ष्य को देखो, कामयाबी तुम्हारे कदमों में होगी। मुझे यकीन ही नहीं, पूर्ण विश्वास है अपनी काबिल बहू पर। वो इस अग्नि परीक्षा को अच्छे से पार कर लेगी। गॉड ब्लेस यू बच्चों। अंकिता सभी का आशीर्वाद लेकर सुरेखा के पैरों में झुकती। उससे पहले ही सुरेखा वहाँ से निकल गई। एक बार फिर उसकी आंखें नम हो गई और वो चुपचाप नजरें नीचे किए घर से बाहर निकल गई। करण गाड़ी में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था और अंकी के बैठते उसने गाड़ी हॉस्पिटल की ओर मोड़ दी। दूसरी तरफ दीवान जी कृष्णा रोज ने निशु के साथ मित्तल हॉस्पिटल निकल गए थे। देव गाड़ी ड्राइव करते हुए राज का नंबर लगाता है। इधर राज अपनी सोना के साथ गहरी नींद में था। फ़ोन की रिंग से शीतल नींद में कुम्हलाते हुए कहती है, राज बंद करिए अलार्म। शीतल के हिलते ही राज अपनी आंखें खोल एक हाथ से फ़ोन उठाकर देखता है। स्क्रीन पर देव का नाम देख झुंझलाते हुए कहता है, अब इसे क्या आफत आ गई जो घंटी पर घंटी बजा रहा है, साला चैन से सोने भी नहीं देता। वो बड़बड़ाते हुए फ़ोन उठाता, उससे पहले ही फ़ोन बंद हो गया। राज लंबी सांस लेकर कहता है, अच्छा हुआ फ़ोन कट गया, कमीने को कहकर निकला था। डिस्टर्ब मत करना, हेडेक है। टैबलेट लेकर सोऊंगा तो भी शांति नहीं। पार्टी में जाने की चूल मची होगी, भूखा कहीं का। वो धीरे धीरे बड़बड़ा रहा था कि शीतल अपनी आंखें खोल राज को घूर कर देखकर कहती है, लगता है बंद हो गया सर दर्द। तभी जुबान एकदम से उसके मुंह से आह निकल गई, क्योंकि शीतल के बोलते ही राज की अंगुलियों ने उसकी थाइस को अपने हाथों से कस लिया। वो उसके गाल को बियर्ड से रब करते हुए नशीले अंदाज में कहता है, सर दर्द तो मैं तो आराम मिल गया सोना, लेकिन अब रह रह कर दूसरा दर्द बेकाबू हो रहा है। बोलो, उसका इलाज कैसे करोगी बीबी? शीतल कराते हुए कहती है, राज हमें पेन। राज एकदम से अपनी पकड़ ढीली कर गहरे स्वर में कहता है, बोलती बंद क्यों हो गई सोना? जो सच है वही बोल रहा हूँ यार। देखो, एक नज़र खुद को कितनी नशीली लग रही हो इस फ्रॉक में। वो उसकी गर्दन में अपना मुंह छुपा होठों को बड़ी ही नज़ाकत के साथ पूरे हिस्से पर ही लहराते हुए कहता है, उसकी खुशबू को इनहेल करता है और अपनी उंगलियों से बदन पर लिपटे आवरण पर 56 इंच के दायरे पर होले होले टेप करता हुआ उसकी फ्रॉक की फ्रंट चैन को आहिस्ता से नीचे कर शीतल की बेकाबू सरगम पर अपनी हथेली रख नज़ाकत से उन उफनती सांसों पर दबाव बनाते हुए सुना, कई रातों से दिल दिमाग बस में नहीं था यार। आज फुर्सत से जो लम्हे हिस्से आए हैं हमारे, उसमें से कुछ पल अपने सुकून के साथ ठहरना चाहता हूँ। इन बेचैन लबों की तलब शांत करनी है यार, सिमटना है यहाँ इन लबों को कुछ देर। बोलो, इजाज़त है अगर तुम कंफर्टेबल हो तो। इनहेल करनी है तुम्हारी सांसें खुद के भीतर। बोलते हुए राज के
सुलगते लब और उंगलियां शीतल के बदन पर बेतरतीबी से अपनी जगह बना रहे थे। शीतल राज की बहकती सांसों को सुन कांपते हुए कहती है, राज, हम भी बेचैन हैं काफ़ी दिनों से आपको खुद में समेटने के लिए, बट डर। राज उसके कांपते होंठों पर उंगली रख धीरे से झुक उसके लबों को चूमते हुए कहता है, इतना गहराई में राज नहीं उतरेगा सोना, यू नो वेरी वेल। अभी इसकी इजाज़त नहीं बीबी, लेकिन तुम्हारी और मेरी बेचैनी कुछ कम ज़रूर करूँगा। और इतना बोल धीरे से अपने हाथों को 56 इंच के दायरे में घुमाते हुए जैसे ही उसकी उफनती सरगम पर अपने लबों से खेलने को झुका। एक बार फिर उसके फ़ोन की घंटी बज उठी। फ़ोन की रिंग बजते ही शीतल राज को पुसकर दूसरी तरफ करवट लेकर आंखें बंद कर लेती है। वहीं राज गुस्से से फ़ोन उठाकर कहता है, एक बार फ़ोन नहीं उठाया तो साले ज़रूरी है घंटी बजाना। क्या आफत आ गई जो तुझसे रहा नहीं गया। देव गहरे स्वर में कहता है, राज। देव की गहरे स्वर को सुन राज एकदम से उठकर कहता है, देव क्या हुआ। देव गंभीर आवाज़ में कहता है, रोशनी की तबीयत ठीक नहीं राज, उसे एडमिट करवा रहे हैं। राज तुरंत बेड से खड़े होकर कहता है, ये बता अंकी को फ़ोन। देव बेचैन होकर कहता है, वो पहुंच रही है। राज तो देव की बात भी पूरी नहीं होती कि राज तपाक से कहता है, 10 मिनट में, सिर्फ 10 मिनट, अभी पहुंचता हूँ, टेंशन मत ले, निशु का ध्यान रख सेजल। देव अधीरता से कहता है, वो बड़े मम्मा पापा के पास है, तू जल्दी आ जा यार, मैं अकेले। राज गहरे स्वर में कहता है, अकेला नहीं है समझा, कहा ना 10 मिनट से 1 मिनट ऊपर नहीं होगा। गाड़ी धीरे चला और लंबी सांस ले, मैं अभी पहुंचता हूँ। शीतल एकदम से घबराते हुए कहती है, राज किसका फ़ोन। राज शीतल को टेंशन में देख उसे अपनी बाहों में लेकर कहता है, शांत रखो खुद को, कहा था ना कि आज शायद नाइट शिफ्ट करनी पड़े। सुन ली तुम्हारे कान्हा ने, रोशनी को एडमिट कराया है। सोना, मुझे इसी वक्त देव के पास जाना होगा, प्लीज़ तुम हाइपर मत होना। मम्मा पापा भाभी सब घर पर होंगे, ऐसा करना तुम पार्टी में उनके साथ चली जाना, मैं फ्री होकर आऊँगा बाद में। शीतल हल्की मुस्कान लेकर कहती है, बेफिक्र होकर जाइए, हम आपकी बेटी और खुद का ध्यान अच्छे से रखेंगे। राज शीतल को बाहों में लेकर कहता है, गुड गर्ल माई ड्रीमी आइज, पहुंचकर फ़ोन करता हूँ। और इतना बोल उसके माथे को चूम फुर्ती से रेडी होता है और नीचे आता है तो सब पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे थे। राज को देख अनिकेत कहते हैं, नींद पूरी हुई राज। राज उनके पास आकर धीरे से कहता है, जी पापा, आप सोना को अपने साथ ले जाना, मेरा आना मुश्किल। सैला बीच में कहती हैं, तुम उस वक्त कहाँ। राज गहरे स्वर में कहता है, मम्मा टाइम नहीं डिटेल में बताने का। देव के फ़ोन की बात वो अपने परिवार को बताता है, जिसे सुन अनिकेत सरला सभी चिंतित हो गए। सरला घबराते हुए कहती हैं, सुनिए हमें भी हॉस्पिटल। राज गहरे स्वर में कहता है, मम्मा दीनू अंकल और आंटी अक्षत के पास नहीं, ऐसे में पापा और आपका वहाँ होना ज़रूरी है। रूही आंटी अंकल आ रहे हैं, इतने लोग हैं, जो भी बात होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, प्लीज़ आप सब अक्कू अंकल के पास जाइए। और इतना बोल भरत को इशारा कर तुरंत निकल जाता है। इधर पूरे रास्ते अंकिता ने अपनी आंखें नहीं खोली, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि करण उसकी आंखों के बहते सैलाब को देख बेचैन हो जाए। वहीं करण अंकिता की खामोशी उसके दर्द को बखूबी समझ रहा था, लेकिन उसके बावजूद उसने मुंह में एक शब्द नहीं निकला और चुपचाप गाड़ी ड्राइव कर रहा था। दूसरी तरफ दीवान जी किरणा ने रोशनी को एडमिट करवा दिया। अंकिता के कहेनुसार मैरी और सैफाली ने तुरंत रोशनी का ट्रीटमेंट शुरू किया और सैफाली रोशनी का जैसे ही इंटरनली चेकअप करती है, उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई, जिसे देख रोशनी की पल्स रेट और
बीपी एकदम से बढ़ गई। दोस्तों, पूरा पार्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।